वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्सी फ्यूल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्लेक्सी फ्यूल, शुगर एक्सपोर्ट बैन, बायोफ्यूल से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों ज़रूरी है, इंजन में क्यों बदलाव किए जाते हैं, और इसके मद्देनज़र भारत सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, जबकि भारत के पास वर्तमान समय में 8 मिलियन टन चीनी गोदामों में रखा हुआ है। अर्थात भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं। तो पूरे चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है। पेट्रोल में जब इथेनॉल मिला दिया जाता है, इथाइल अल्कोहल, तो उसे मिक्सचर ना बोल के ब्लेंडिंग बोला जाता है। ये फायदेमंद होता है, इससे थोड़ा सा पेट्रोल का पैसे बच जाते हैं। इसमें 85% जो होता है वो पेट्रोल होता है, 15% जो होता है इसमें इथेनॉल होता है। हालांकि भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक इसे 20% इसमें एथेनॉल मिला देना है, और एथेनॉल मिलाने की क्रिया को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। हमारे पास दुनिया में 3rd नंबर पे हम लोग आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमारे तरफ भारत में कई अलग अलग टाइप की व्हीकल्स बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर भारत में बनाए जाते हैं। इस 26 मिलियन व्हीकल में से लगभग 5 मिलियन व्हीकल्स हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है यहाँ पे टोटल ओवरऑल, मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगभग 20 मिलियन गाड़ियाँ हर साल बन रही हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है। और पेट्रोल हमारे पास तो होता नहीं, हम लोग 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से ही मंगाते हैं। अब जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है वो तेल के कुएं या रीक से आ रहा है। ये गल्फ कंट्री के पास है। इन्हें हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। बैरल यानी बैरल में इसे खरीदा जाता है, फिर इसे रिफाइनरी में छानकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या है कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा पैसा विदेशियों के पास चला जाता है कच्चा तेल खरीदने में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार प्रति साल कितना विदेशी लोगों को, यानी गल्फ कंट्रियों को कच्चे तेल के बदले पैसा देती है। 65 बिलियन डॉलर देती है। 65 बिलियन डॉलर कितना हो गया? 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए प्रति साल भारत सरकार का पैसा जाता है। हम लोग टैक्स पेयर का पैसा विदेशियों के पास चला जाता है, जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं। अब सोचिए ना, जैसे हम लोग के यहाँ अगर कोई पानी खरीदता 60 रुपया लीटर, तो कितना अमीर हो जाते हैं हम लोग। तो इतना पैसा जाता है। सोचिए, अगर इस पैसे का हम 20% टारगेट रखे हैं कि इसमें पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिला देंगे, तो इसका 20% कमी आएगी ना। सोच सकते हैं, निकालते रहिएगा इसका 20% कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग एथेनॉल को कर रहे हैं। और एक बार एथेनॉल सक्सेस हो गया ना, तो 20% की जगह 30% करेंगे, 30% की जगह 50% कर देंगे, और धीरे धीरे करके 80% कर देंगे। तो 80% कर देंगे तो इन लोग को पैसा देने की जरूरत क्यों है? एथेनॉल हम लोग खुद ही बना सकते हैं। ये नहीं बना सकता है एथेनॉल, इन लोग को उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। एथेनॉल जो होता है C2H5OH होता है एथेनॉल। इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसका IUPAC नाम एथेनॉल हो जाता है। शराब बनाने के काम में यही आता है। शराब में भी इथेनॉल ही मिलाया गया रहता है। और जो हम लोग देखते होंगे सैनिटाइजर होता है, उसमें भी देखिएगा 70% इथेनॉल लिखा रहता है। सैनिटाइजर में भी इथेनॉल ही होता है। इसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है, और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा? मिक्स कर दिया जाएगा। टारगेट है 20% को मिक्स करने का। अगर ये सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं। लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग, तो उसके लिए हम लोगों को अपने इंजन में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारी इंजन है वो कंप्लीट डीजल और पेट्रोल पे चलने के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन जब हम लोग उसमें एथेनॉल मिलाएंगे तो इंजन में हल्का चेंजिंग करना पड़ेगा। ऐसे इंजन के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल इंजन बनाते हैं, और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल। तो भारत सरकार काफ़ी सख्त निर्देश देने वाली है कंपनियों को कि उनको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानी फ्लेक्स इंजन ही बनाने पड़ेंगे। याद कीजिए 2018 का जब समय था, 2017 में 17 के लास्ट में सरकार ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि अब BS3 की गाड़ियां नहीं चलेंगी, सब चलेंगी BS4। रातों रात बेच के हटाना पड़ा कंपनियों को। उसी तरह सरकार भी इन लोग को अभी वार्निंग दे रही है, फिर कभी सख्त आदेश देगी, उसके बाद एक बार फैसला सुना देगी, तो सारी कंपनियों को अपने BS6 के जगह फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है फ्लेक्सी फ्यूल से। सबसे पहला कि प्राइस घट जाएगा। पेट्रोलियम का प्राइस इसलिए घटेगा क्योंकि बाहर से मंगाना नहीं है, हम लोग का प्राइस घट जाएगा। दूसरा कि फ्लेक्सी फ्यूल अगर रहेगा, एथेनॉल रहेगा, तो एथेनॉल में पोल्यूशन कम होता है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण की समस्याओं को हम लोग लेके झूल रहे हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ये किफ़ायती रास्ता हो जाएगा हम लोग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग। और इसके लिए हम लोग को एथेनॉल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। प्रति वर्ष
500 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा। सोचिए 500 करोड़ लीटर। अब इतना एथेनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। बाहर अगर अकेले बिहार में 4 से 5 एथेनॉल प्लांट लगा दिए गए, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रोजगार डायरेक्ट कम दिखता है, इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दिखता है। तो कहीं पे भी अगर देखिएगा किसी एरिया में अगर वहां 20 भी फैक्ट्री आ गई ना, 20 फैक्ट्री, तो कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि 500 करोड़ लीटर प्रति वर्ष, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उसका एक पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा। कैसे कि एथेनॉल बनता कैसे है, अनाज को सड़ाकर, यानी जो हम अनाज फेंकते हैं ना उसी को सड़ा के एथेनॉल बना लिया जाता है। तो एक तो वेस्ट बचेगा हम लोग के यहाँ, दूसरा इसे गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है बाजार में सस्ते दाम पर बिक जाता है, किसान का चावल टूट गया तो उसको खुद ही बन जाता है, तो उसी चावल को सड़ा के ये एथेनॉल बना लेता है। मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है, 6 रुपये किलो किसान का मक्का सरकार को किसान बेचने के लिए मजबूर होता है, 6 रुपये किलो। अब उसको ना छुपाया कैसे जाता है, किसानों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, तो सरकार कहती है हम 6 रुपया नहीं ना खरीद रहे हैं, हम 600 रुपया प्रति 100 केजी यानी प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। और जब हाल है भैया तो 1 रुपया 6 रुपया ना किलो पड़ा, तो किसान को 100 रुपया का भाव कौन सी बताता है, 1 किलो का बताओ ना, आम आदमी को भी समझ में आता कि तब ना लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दुर्दशा क्यों है। आप सोचिए आप 1 ठो मक्का खरीदिएगा ना, 1 ठो ठेला पे से, तो 5 रुपया 10 रुपया का मिलेगा, और किसान से 1 किलो खरीद लिया जाता है, और बेचारा उसको कितना दिए, 6 रुपया किलो, मजबूर है। लेकिन जब इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथेनॉल बनाने में, तो किसान भी अपना बढ़िया दाम में बेचेगा यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा। जौ कोई बोलता नहीं है जल्दी हमारे यहाँ, पराली जो जला दिया जाता है, धान की भूसी जो होती है या फिर जो पुआल होता है जला दिया, तो उसे सड़ा के इथेनॉल बना लिया जाएगा। अब इतना एथेनॉल बनेगा तो रोजगार भी मिलेगा, और हम लोग जो पेट्रोल खरीदते हैं उससे अच्छा हम किसानों से खरीदेंगे। जो पैसा आज हमारा फॉरेन रिजर्व गल्फ कंट्रियों को जाता है पेट्रोलियम के भुगतान करने के लिए, वो पैसा हमारे किसानों के यहाँ जाएगा, किसान आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा मतलब प्राइम फोकस करके रखा हुआ है भारत सरकार। लेकिन एक बार जरा अपने दिमाग से सोचिए, ये चीज़ तो पूरी दुनिया में सक्सेस है और भारत में भी सक्सेस होगी, तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर, एथेनॉल प्लांट में। और जैसे गन्ना ज़्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा, चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो भारत सरकार को एथेनॉल और चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है। इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया, कहा कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोग स्टॉक करके रखेंगे, ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज़्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज़्यादातर को भेज देंगे, वह चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, चीनियों महंगा हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगाया गया। हालांकि भारत में चीनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, चीनी का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास चीनी का प्रोडक्शन। हालांकि इसका उत्पादन जो है वो 27 मिलियन टन है, यानी 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है। 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन चीनी का उपभोग है। चीनी का डेली रेगुलर बेसिस पे उपभोग होता है हम लोग के यहाँ, चाय में होता है, बिस्किट में होता है, तरह तरह की कैंडी मिठाइयाँ छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए आता है, लेमचूस उमचूस, यहाँ पर मिठाई देखिएगा, जलेबी, रसगुल्ला, जितना सब चीज़ में चीनी पड़ता है हमारे यहाँ चीनी। और जो पैकेट वाली सामानें बिकते हैं, कभी मंच तुका दुकाई, कीट कैट उट कैट, ये सब छोटका लड़का ज़्यादा जानता होगा, सब हम लोग को कौन सी पता, ये सब मतलब वो सबको। तो यहाँ पे जो है ना, ये इस सब में चीनी पड़ता है, तो चीनी का हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है, 27 मिलियन टन प्रति वर्ष डिमांड है। तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उत्पादन है, 27 मिलियन टन खर्च है, यानी बफर स्टॉक में हम लोग के पास अभी भी 8 मिलियन टन जमा है। बफर स्टॉक किसे कहते हैं? सरकार जो अनाज को सरप्लस उत्पादन के समय जमा कर लेती है गोदामों में, उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। बफर स्टॉक रखने की जिम्मेदारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को है, FCI को है। बड़े बड़े गोदाम होते हैं, इसी में रखा जाता है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सा गोदाम होता है, इसे ही कहा जाता है बफर स्टॉक। इसलिए भारत सरकार क्या की है, फ्यूचर प्लानिंग में बैलेंस न गड़बड़ाए महंगाई का और सप्लाई का, इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया। अभी आप देखे होंगे चीनी पे बैन लगा दिया गया, गेहूं पे बैन लगा दिया गया, चावल पर बैन लगा दिया, क्योंकि टूटे हुए चावल से भी मेथनॉल बन जाता है। अभी तुर्की जो है गेहूं को वापस कर दिया। देखिए बहाना करके कि इसमें वायरस था, तो जरा अफगानिस्तान के लोगों के लिए वायरस नहीं है। IMF कह रहा है कि प्लीज़ गेहूं दे दीजिए, ये लोग को बहुत बड़ा दिमाग हुआ है। ये एक्चुअली देखिए क्या है कि तुर्की क्या देख रहा है कि वो रूस के करीब है। तुर्की जो है वो अमेरिका को बैलेंस करके चल रहा है USA को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है, और रूस के इस एरिया में, चेचन्या वाले एरिया में आराम से ट्रक से गेहूं आ सकता है तुर्की में। तो ये देख रहा है कि इसी बहाने हम तुर्की देख रहा है रूस से व्यापार बढ़ा लेंगे
और अपने आप को हीरो बनने के लिए भारत का गेहूं वापस कर दिया है। यही गलती किया था मलेशिया, यही गलती किया था इंडोनेशिया पाम ऑयल को लेकर। इनको घमंड हो गया था पाम ऑयल को, आज इनका पाम ऑयल कोई खरीद ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये लोग कह रहे हैं कि पाम ऑयल खरीद लो। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ईगो नहीं दिखाना चाहिए इनको, ज़्यादा ईगो इनको महंगा पड़ जाएगा वहाँ पे। मत लो गेहूँ, कौन मार हम लोग के यहाँ गोदाम का कमी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, फ्लेक्सी फ्यूल क्या है और क्यों हम लोग इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये अच्छा भी है, हमारे बचे हुए खाना या जो अनाज बर्बाद हो जाते हैं, अनाज टूट फूट जाते हैं जैसे चावल वगैरह का दाना, तो उसे इजीली इसे दोबारा फर्मेंटेशन यानी किण्वन करके बनाया जा सकता है, जो काफ़ी अच्छा भी है यहाँ पर। इससे देश को भी फायदा होगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। और आप लोग के लिए जो इतना भी एप्लीकेशन के क्लासेज हैं वो सब इनरोल कर दिए गए, दोबारा एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। और ये अभी नए बैचेज काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर। आप लोग को जिनका भी नियर में एग्ज़ाम है वो लोग जाके इस पर इनरोल हो जाएंगे आप लोग को खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल होइए, नौकरी लीजिए और जल्दी से माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, मैंने इथेनॉल के हवाले से, इथाइल अल्कोहल के हवाले से पढ़ा भी है और काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ये फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, इन चीज़ों को सड़ा कर। आलू भी आई थिंक मैंने सुना है, पढ़ा है, पता नहीं हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन चावल हो गया, मैंने कुछ फ्रूट्स के नाम सुने थे, अंगूर वगैरह, तो इन सब को मतलब बिल्कुल सड़ा कर, बिल्कुल ख़राब करके, और इनमें से जो वाटर टाइप का एक लिक्विड निकलता है, लिक्विड होता है वो बेसिकली, तो उसके थ्रू बनाया जाता है। मुझे ये नहीं पता था कि इससे पेट्रोल में ब्लेंड करके, इसकी ब्लेंडिंग करके काफ़ी हद तक हम पेट्रोल की जो एक क्वांटिटी है उसको कम करके और इसको ज़्यादा करके और फिर इंजन्स को थोड़ा सा स्मूथ तरीके से बनाकर फ्लेक्सिबल करके हम इसे एज अ पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये बहुत बड़ा आइडिया और बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ देश हैं जहाँ से सिर्फ पेट्रोल निकलता है और वो देश कुछ भी नहीं करते और सिर्फ अपने सिर्फ तेल की वजह से ही, पेट्रोल की वजह से ही वो दुनिया के अमीर तरीन देश हैं। ठीक है ना। लेकिन ये है कि जब से तरक्की होती जा रही है तो इसके नेमो बदल मिलते जा रहे हैं। अब इथेनॉल भी एक समझो एक तरह से रिप्लेसमेंट है पेट्रोल का। हमने बहुत पहले भी नितिन गडकरी जी इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि किन किन चीज़ों से बन सकता है। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, गन्ना है और इस तरह की चीज़ें हैं, इनसे शराब भी बनती है। इसी तरीके से ये अल्कोहल बेसिकली शराब में यूज़ होता है, शराब में यूज़ होता है। तो इस वजह से भी उन्होंने कहा कि हमने चीनी इसलिए भी बैन की है कि दूसरे देश इसको ब्लैक कर सकते हैं। अच्छा, आप वीडियो के दरमियान में हमने सारी बात तो समझ आ गई। वीडियो के दरमियान में भी आपने कहा, हमने पहले भी वीडियो देखी थी, चीनी पे बैन लगा, गेहूँ पे बैन लगा, तो आपने कहा कि दूरअंदेशी देखें इनकी। अभी ये इथेनॉल बनाने की सेटिंग चल रही है इनकी, स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर अगले साल इन्हें गन्ना चाहिए होगा इस काम के लिए तो चीनी कहाँ से लेंगे फिर ये। अच्छा, एक चीज़ आपने रोक ली, एक चीज़ आपने इस काम के लिए ले ली, तो जो काम वैसे ही चल रहा था, चीनी की अच्छी खासी ज़रूरत है, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ा सा आप समझे नहीं, नौबत पता है क्या आ जाती, अभी तो ये दे देते एक्सपोर्ट कर, चीनी कहाँ से फिर चीनी लेनी पड़ती है इनको। ये ही तुम्हें कहना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, पहले तो दे देते जोश में, उसके बाद हमें खुद ही कम पड़ जाता है। इसे कहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए से बैलेंस हो, ताकि आपको पता चले कि आपके देश में क्या चीज़ कितनी लग रही है। अच्छा, कल परसों में न्यूज़ सुन रहा था, इस वक्त हमारे मुल्क में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको सबसे पहले तो पूरी दुनिया को पता है कि हमारे यहाँ कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, मिक्सचर अचार गवर्नमेंट है ये, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। अच्छा, आप मज़े की बात सुने, आप हैरान हो जाएंगे इस जुमले से। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई अपने सर लेने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे, कोई आके बता ही नहीं रहे, बस बढ़ गए। किसकी हुकूमत है, आप बताएं किसकी है? शहबाज शरीफ की। वो कहते हैं, वो भी तो है, पीटीआई वाले करके गए, वो कहते हैं वो भी उसकी हुकूमत है। अच्छा, कोई भी अपने सर ले ही नहीं रहा, कोई भी आके बता नहीं रहा, कोई भी आके समझा नहीं रहा। और अभी भी मैं क्या बताऊं कि अभी भी इस तरह की चीज़ों में बिला वजह की इन्वेस्टमेंट हो रही है जहाँ से कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। इस वक्त मुल्क के हालात नीचे से नीचे आ रहे हैं। अच्छा, अभी जो ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरह के प्रोग्राम, ये जो 2-2 साल 4-4 साल वाले, ये तो हमारे मुल्क में अभी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे मुल्क की तो वो हालत है कि बताने वाले को ही संभाल लें तो बड़ी बात। बताने वाले बताते हैं कि एक महीने के भी मामलात नहीं है,
यानी कहते हैं कि एक महीना बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे पास अगर कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं हुआ, अब IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, ठीक है, फिर बढ़ा दी। अच्छा, कल परसों जो है ना अचानक एक बयान आया था कि बढ़ सकती हैं। हाँ, मज़ीद बढ़ेंगी तो 2 से 3 रुपये शायद, तो आवाम को ऐसा लगा। आपको पता है नफरी बाहर आ गई, आर्मी रेंजर्स बाहर आ गई, पुलिस बाहर आ गई, बाकायदा पेट्रोल पंपों पे खड़ी हो गई। आपको पता है लाइन। अच्छा एक बात है, एक बाइक पे कितना डलता है? कितना डलेगा पेट्रोल एक बाइक में? 2-2.5 लीटर। 3 रुपये अगर बढ़ते हैं कल और आज रात को आप 12 बजे डलवा ले तो कितनी बचत हुई आपकी? मतलब क्या हो या 9 रुपये बच गए। नहीं तो हम पागल हो गए। अब मैं आपको एक बात ये क्या चक्कर क्या है? हुआ ये कि मैं परसों मार्केट गई, तो मुझे ज़ैनब मार्केट गई, मैंने आपसे जिक्र भी किया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे बाइक्स वाले बहुत सारे लड़के खड़े हैं, बाइक में ना पेट्रोल डलवा रहे हैं। मुझे इतना अजीबोगरीब सीन लगा कि मैं मतलब 2 मिनट ऑटो में बैठ के बस देखती रही। हुआ ये जी जनाब, तो हुआ ये कि रक्षा थोड़ी देर के लिए रुका, वो भी मतलब पेट्रोल डलवा रहे थे। तो मैंने देखा कि एक लड़का बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है और पेट्रोल डालने वाला उसको पेट्रोल डाल रहा है, और 6 से 7 लोग उसके इर्द गिर्द ग्रो बनाकर खड़े हैं और वो देख रहे हैं पेट्रोल कैसे डल रहा है, पेट्रोल कैसा होता है। मतलब दूर दूर से लोग नहीं देखने आए किसी अजूबे को, किसी खास चीज़ को, कोई शाजो नादरी कोई चीज़ दिख जाए कभी रियरली। स्पेशल पेट्रोल था वो, पता नहीं क्या था कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं वो बहुत लकीएस्ट बंदा है, और हम तो शायद ना उसको देख सकते हैं, ना उसको पा सकते हैं, ना उसको डलवा सकते हैं। उनकी आंखों से ऐसा फील हो रहा था। और आप तो वो भी पेट्रोल डलवा नहीं, वो सिर्फ ऐसे वैले खड़े। ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा हुआ है, 4 से 5 लोग, मैंने खुद एक टिकटॉक और वायरल हो रहा है हमारे यहाँ, वो भी इसी पेट्रोल से रिलेटेड, कि एक लड़का बाइक लेके खड़ा है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये तो फनी वीडियो है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो वाली चीज़ तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो एक लड़का बहुत हैरान परेशान होकर आ रहा होता है, तो पीछे से उससे एक लड़का पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, वहाँ पे इतना क्राउड क्यों है, वहाँ पे इतना रश क्यों है? कह रहा भाई मुझे नहीं पता, मैं भी वही देखने जा रहा हूँ। वो भाग कर जाता है, क्या कैमरा लेके वो भी उसके पीछे भागता है। जो जाके देखते हैं तो वो टैंकी खोलकर अपनी और देख रहा होता है, और अंदर पेट्रोल फुल होता है। उसके बाद वो स्वैगी स्टाइल में उतरता है, अंदर जाता है अपनी शॉप में, लोग उसको पीछे से सलाम कर रहे होते हैं। जब वो अंदर जाता है तो अपनी शर्ट उठाता है और यहाँ पे उसकी मतलब एक कट लगा हुआ होता है और यहाँ पे ड्रेसिंग हुई हुई होती है, और यानी कि उसने किडनी बेच के पेट्रोल फुल करवाया था। क्या और लोग उसको बड़ा अमीर तरीन इंसान, मतलब ये कि इतना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है कि लोग उस पर मीम्स बना रहे हैं। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जितना भी बढ़ रहा है, एक बाइक पे 1-2 लीटर 3 लीटर पता नहीं कितना डलता है, ज़्यादा 2-2.5 लीटर तो आज ही जाता होगा, 5 लीटर डलता होगा कितना। तो आप 1.5 घंटा 1 घंटा रात को 12 बजे से पहले आपने बाइक की टंकी फुल करानी है। मतलब मैं हैरान हूँ कि आपको अगर अच्छा ठीक है, आपको 50 रुपये बढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, आपके 3 रुपये बढ़ने वाले हैं तो आपको पेट्रोल पंप पे भागे हो आप, रश लगा है पेट्रोल पंपों में, पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। लेकिन एक वीक ऐसा भी हुआ है, एक वीक में ही 60 रुपये बढ़े। नहीं ना, वो 2 दफ़ा बढ़े हैं। 2 दफ़ा में बढ़े थे ना, और अभी मजीद कह रहे हैं कि आगे और मजीद बढ़ेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी चीखें निकल गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 रुपये 40 रुपये में अगर किसी ने मिसाल के तौर पे बचत उसको होनी है जिसका कारखाना चलना है, 100,000 लीटर आता होगा ना, तो वो पेट्रोल पंप वाले से कहे कि मुझे 1000 लीटर दे दे, कल बढ़ने वाला है, 1 रुपया भी बढ़ेगा मेरा नुकसान है। अच्छा, क्योंकि 1000 लीटर में 1-1 रुपया मायने रखता है। 2 चीज़ें, एक तो ये है कि लोगों की इतनी अच्छी सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है, जो कमा रहे हैं ना वो उसमें भी जो अभी पर लीटर चल रहा है उसको भी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे हैं। फिर जब वो मजीद बढ़ने की खबर सुनते हैं तो वो अपने मतलब सर को पकड़ लेते हैं कि अब कहाँ तक जाएगा। और पता है आपको एक और बात बताऊँ, एक रोक नहीं है, एक लिमिट नहीं है। सर को पकड़ लें वो समझ में आता है, 3 रुपये सुबह बढ़ेगा तो मैं रात को 1 घंटा पेट्रोल पंप पे, बात को नहीं समझ पा रहे। मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 रुपये एक ही हफ्ते में, चलें एक दफ़ा बढ़ गया, 6-7 महीने का गैप हो गया, फिर बढ़ गया, समझ आता है। एक ही हफ्ते में 2 बार बढ़ गया, 3 बार बढ़ गया, 4 बार बढ़ गया, तो लोग कहेंगे अब अच्छा एक लिमिट नहीं है। ये है कि आप मुझे कह दें कि 200 पे रुक जाएगा, आप कह दें 300 पे रुक जाएगा। अब वो रुक ही नहीं रहा, वो बार बार वेरिएंट हो रहा है, बार बार बढ़े जा रहा है। जैसे डॉलर है वैसे पेट्रोल है, बढ़े जा रहा है, कम नहीं हो रहा या रुक नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो इस वजह से लोग ज़्यादा परेशान है कि कहाँ तक जाएगा। अब परेशान होना एक अलग चीज़ है, मैं मानता हूँ सब परेशान है क्योंकि पेट्रोल के असर हर चीज़ पे आता है, लेकिन 2-3 रुपये बढ़ने पर आप पेट्रोल पंप पे रश लगा लें बाइक वाले, ये समझ से बाहर है। वो स्टॉक कर रहे हैं ना कि मजीद पता नहीं और कितना होगा, कितना करेगा स्टॉक, 15 रुपये बचा लेगा। ये मैं सोच रहा हूँ आपका 1.5 घंटा 2 घंटा पाँ में खड़े हुए हो, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर डलवाने के बाद आप 15-20 रुपये बचा रहे हो, 3 रुपये 4 रुपये बढ़ रहा था, 100 रुपये बचा लिए, तो यार आप 100 रुपये कितना चला लोगे?
तो ये सोच रहे होंगे कि आगे मतलब मजीद और पता नहीं कितना बढ़ जाए, 60-70 रुपये मजीद ना बढ़ जाए, 100 रुपये ना बढ़ जाए, असर भी होगा, 200 रुपये ना बढ़ जाए। अब हम एक रक्षा है जिसके अंदर 5 लीटर पेट्रोल डलता है, अगर 100 रुपये बढ़ गया फॉर सपोज, या 60 रुपये बढ़ गया, 80 रुपये बढ़ गया, तो 5 लीटर पेट्रोल पे कितना उनको मतलब नुकसान हो गया। पढ़ाने थे अब देखिए एक रक्षे वाला, आप जैसे सोच रहे हैं ना, आपकी सोच ये है कि कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन जिसके पास नहीं है ना, मसला है, जिसके पास नहीं है उसके लिए 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये बहुत है। हम सोचते हैं कि हमने 200 की बचत कर ली तो बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। जैसे अभी आप कह रही हैं ना कि 200 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, बढ़ रहा है 30 रुपये, 20 रुपये, 270 रुपये तक सुनाया जा रहा है, जाएगा। लेकिन ये कि ये लोग एकदम से 270 तो कर नहीं सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं ताकि आवाम सड़कों पे ना आए। लेकिन आवाम फिर भी सड़कों पे आइए, हो ये पेट्रोल पंप तोड़े हैं। हाँ वो जो भी करें, लेकिन 270 एक साथ बढ़ा देना ताकि आवाम के दिल में जो खौफ और हिरास है ना कि वो खत्म ही हो जाए। अब वो पता क्या खौफ और हरास, हुकूमत को खौफ और हरास में डाल देंगे। मैं एक बात बताऊं, हो क्या रहा है, मसला ये हो रहा है कि वो बार बार ये सोच रहे हैं अभी 200 हो गया है, अब 210 हो गया है, अब पता नहीं 250 हो जाए, ये 300 हो जाए, 350 हो जाए, तो हम जितना कर सकते हैं यूज, अभी जितना कंज्यूम कर सकते हैं इसको कर लें, जितना स्टॉक कर सकते हैं कर लें। अब मैं आपको समझाऊं, अगर एक शख्स गैलन लेके जाता है तो समझ में आता है मुझे कि आपको 25-30 kg 25-30 लीटर भर के लाता है और 1 घंटा खड़ा रहता है, वो मेरी समझ में आता है। मैं कह रहा हूँ अगर बाइक पे थोड़ा सा पेट्रोल डलवा रहा है 1-2 लीटर, तो वो मुझे अजीब सा लग रहा है। आपको पता है वो बाइक पे डलवा रहा है तो फिर वो बॉटल्स भी भरवा रहा है, और मैंने आपको अभी मिसाल दी कि रक्शे के अंदर 5 से 6 लीटर पेट्रोल आता है। मैंने खुद देखा है एक अंकल को फुल करवाते हुए 1000 रुपीज़ उन्होंने दिए, यानी कम से कम 5 लीटर पेट्रोल आया उनके रक्शे में। 200 रुपये के हिसाब से लगाए, 1000 के हिसाब से दे दिया उन्होंने कहा फुल कर दो। तो जो 5 लीटर ले रहा है उसका तो फायदा हो गया ना फिर। हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर लेने वाला बेवकूफ़ है कि 2-3 रुपये 6 रुपये 7 रुपये ऊपर। उसके लिए अगर 200 रुपये हम बचाते हैं, 150 रुपये 200 रुपये बचाते हैं, तो उसके लिए हम 1-1.5 घंटा पेट्रोल पंप पे खड़े हो सकते हैं। और एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, उसने एक रात पहले अगर पेट्रोल करवा लिया 5 लीटर उतने ही रेट में, दूसरे दिन अगर 10-15 रुपये बढ़ गया, तो वो आपको लगता है कि वो जो पैसेंजर है उससे वही पुराने रेट के रेंट चार्ज करेगा या फेयर लेगा? ऐसा नहीं है, नहीं। वो ज़्यादा ही कमाएगा, ज़्यादा ही लेगा, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बड़ा प्रॉफिट कर लिया। अच्छा, जब इस तरह की हमारी सोच होगी तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जब इस तरह की हम बहुत ही छोटी सोच रखेंगे तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम आती हैं। अब जैसे दूसरे दिन ही पेट्रोल कम डलवा के और दूसरे दिन लोगों से हम ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, चीज़ों पे पैसे बढ़ा देते हैं, लीटर पे 50 रुपये बढ़ते हैं तो हम एक चक्कर के 200 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने लग जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलूँ, पता नहीं आप माइंड कर जाएँ या ना कर जाएँ, लेकिन मेरा अपना एक थॉट है, कोई एक इंसान भी सही नहीं है। आप गवर्नमेंट को बोलेंगे कि वो सही है, नहीं है, आप बोलेंगे आवाम सही है, मैं बोलूँगी नहीं है, आप बोलेंगे सिस्टम अच्छा है, मैं बोलूँगी नहीं है, आप कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट अच्छी है, मैं बोलूँगी नहीं। मतलब सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। कोई एक बंदा भी दूध का धुला नहीं है जिसको हम कहते हैं कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा पवित्र है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई किरदार नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं। इसमें कोई भी शक नहीं है, तो बस इसमें कोई भी शक नहीं है, भुगतना पड़ रहा है उसी वजह से। लेकिन ये है कि इन दिनों हर सड़क पे, हर गली में, हर दुकान में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में पेट्रोल का ही रोना रोआ जा रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ा और मज़ीद बढ़ेगा। अच्छा, कल रात में मेरे एक इन फ्यूचर अल्लाह बेहतर करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अब आप बोलें। कल रात में एक व्यूवर है हमारे, उन्होंने हमने किसी वीडियो में आपने कहा था ना 1 रुपये की कोई चीज़ नहीं आती, कोई चॉकलेट भी नहीं आती, तो उन्होंने मुझे मैसेज करते हुए कहा कि 1 रुपये में हमारे यहाँ बहुत कुछ मिलता है, हमारे यहाँ हर चॉकलेट 1 रुपये की आ जाती है, हर टॉफ़ी आ जाती है। उसके बाद उन्होंने बाकायदा ग्रॉसरीज़ के हवाले से सारी चीज़ें सेंड कर दी बाय रेट, यानी कि आटा कितना है, चावल कितना है, दालें कितनी हैं, और क्या मसाले कैसे हैं मिलते हैं, और कितने मिलते हैं, कितने रुपए किलो। और वो आपको पता है उन्होंने ऑयल के रेट मुझे क्या बताएं, 170 रुपीज़ किलो, यानी 170 रुपये किलो, और हमारे यहाँ ऑयल 500 रुपीज़ किलो। मैं इतना हैरान हो गई कि डबल भी नहीं। आप कहते हैं करेंसी डबल कर लें, 170 का डबल क्या हो गया, 340 हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो 500 हमारे हैं और उनके 170 हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पेट्रोल की कीमत अगर डॉलर में कन्वर्ट की जाए, इंडिया में हमसे महंगा है। अच्छा, हमारे यहाँ जितने का पेट्रोल इस वक्त चल रहा है ना, उतने का ही डॉलर में कन्वर्ट किया जाए, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए या डॉलर में किया जाए, तो डॉलर में नहीं ना, हम उनकी और अपनी करेंसी की बात करते हैं। उनका क्या है, हम अपना डबल कर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ महंगा है, हमसे महंगा है। मसला क्या है, अफोर्ड उनकी पर बंदा इनकम हमसे कई गुना बेहतर है, तो वहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं है। कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी रुपए में 400 रुपये का लीटर है पेट्रोल। पाकिस्तानी रुपए अगर मेरे हाथ में हो और मैं किसी एक ऐसे कंट्री में खड़ा हूँ, दूसरा कंट्री एक, वहाँ पे 400 रुपये में मुझे पेट्रोल मिल रहा है। तो सस्ता है, लेकिन
इनकम नहीं है। 25-30 हज़ार रुपये इनकम है अगर बंदों की, और उसमें चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो प्रॉब्लम ये सारी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप थी खान सर की। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।